हाँ, पिछली क्लास में कहां तक रिवाइज कर लिया हमने? पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया लेंस नहीं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक तो ये याद रखना है, यहीं से निकलेगा। देखो आवर्धन, आवर्धन समझ में आ रहा है क्या क्या होता है? आवर्धन की डेफिनेशन होती है h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का v कौन है? ध्रुव से किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। और u कौन है? ध्रुव से बिंब की दूरी। ये आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं। m की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, m की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आया? और m की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किससे बड़ा? बिंब से बड़ा। m की वैल्यू लेस देन 1 यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है ना? बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये छोटी छोटी चीजें हो गई, ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में आ जाओ आप किसके ऊपर? प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन का आपको पता होना चाहिए। अपवर्तन के अंदर, अपवर्तन से पहले आपको अपवर्तनांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अपवर्तनांक। अपवर्तन के अंदर आपको छोटी सी चीजें पहले तो याद रखनी। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक दो तरह से लिखते हैं। देखो, अपवर्तनांक लिखते हैं, एक तो लिखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, समझ में आ रहा है? और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी, अपवर्तन और अपवर्तनांक। अपवर्तन की डेफिनेशन में साथ में ही बता रहा हूं मैं, होता क्या है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। साथ में इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये नॉर्मल वापस वही अभिलंब जिसको कहते हैं। इधर से प्रकाश की किरण आएगी, आपतन कोण आई, और अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है तो वो किसकी ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। आपको पता होना चाहिए ये एंगल कौन होता है? आर। समझ में आई बात? अब एक इनके नियम है। क्या है? नियम। नियम के अंदर पहला नियम यह है कि साइन आई बटे साइन आर, इसको स्नेल का नियम कहते हैं, ये n2 के बराबर होता है। अब ये n2 ही यहां पर कौन सा अपवर्तनांक है? सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आई कि बात? क्लियर है? अब इसी के साथ में मैं ये आपको बता देता हूं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक n से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो ये अपवर्तनांक जो होता है वो कैसे निकालते हैं? अपवर्तनांक का देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल में आप डिवाइड कर दो v से, वो प्रकाश की चाल आ जाएगी किसी माध्यम में। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है तो v निकालो और उसमें c में किसका भाग दे दो? n का। ये आपको याद रखना है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? और ये कौन सा वाला अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक होगा। अगर किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ में निकालोगे छोड़कर किसको? c को, तो वो हो जाएगा सापेक्ष या आपेक्षिक। इसका एक नाम और होता है सापेक्ष का, आपेक्षिक अपवर्तनांक। कैसे करोगे? n2 लिखेंगे उसको। n2 का मतलब होता है दो का एक के साथ अपवर्तनांक। इसका मतलब होता है n2 बटे n1। अरे समझ में आ रही बात? और ऐसे ही आता है n12। n12 का मतलब होता है एक का दो के साथ, ही आ जाता है n1 बटे n2। ये याद रखना है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो n21 होता है क्या n12? n21 होता है, ध्यान रखना। ना कि अगर आप इसको n12 की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 1/n12। ये चीज याद रखनी है। n21 जो होता है वो n12 का उल्टा होता है। अरे क्लियर है क्या ये चीज? n12 जो होता है वो n21 का उल्टा होता है। इसमें इतना ध्यान रखना, ये है माध्यम नंबर 1, ये है माध्यम नंबर 2। जिधर आई होगा उधर माध्यम नंबर 1 होगा, जिधर आर होगा उधर माध्यम नंबर 2 होगा। माध्यम नंबर 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, माध्यम नंबर 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2। फिर इनका सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो आ जाएगा n21। और n21 होगा, ये n21 किसका है? 2 का है कि 1 का?
2 का, किसके साथ? 1 के साथ। हम हमेशा क्या करेंगे, जिस माध्यम में से प्रकाश की किरण आएगी ना, पहले जिधर चल रही है उसको लेंगे हमेशा 1 नंबर, और जिसमें जा रही है उसको लेंगे हमेशा 2 नंबर। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा इसको करते टाइम। ये हो गया कौन? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक आपको कई पदार्थों के पता होने चाहिए। अपवर्तनांक और अपवर्तन दोनों मैंने साथ में बताया। इसको कहते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम sin i बटे sin r बराबर n/1, और अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये अपवर्तन के नियम हो गया और अपवर्तनांक हो गया। 2-4 पदार्थों के अपवर्तनांक आपको याद रखने हैं। जैसे n = आता है 1.33, किसका होता है? ये होता है शायद जल का। 1.52 ये कौन होता है? ग्लास, कांच, क्राउन ग्लास होता है। और n = 1.62 ये फ्लिंट ग्लास, ये फ्लिंट कांच। ये याद कर लेना 1-2। n बराबर 2.42 ये होता है डायमंड का, हीरे का। ये एक आधे याद रखना बस थोड़ा सा, वाटर का, ग्लास का और डायमंड का। ठीक है, 2-3 वैल्यूज याद रखोगे। ये अपवर्तनांक हो गई। ठीक है, कुछ पदार्थों के। ये अपवर्तनांक कौन से वाले हैं? निरपेक्ष या सापेक्ष? निरपेक्ष। ये सब वो है एयर के रेस्पेक्ट में या फिर निर्वात के रेस्पेक्ट में दिए गए। निर्वात के साथ यदि तुलना की गई है ना उनके वेग की, तो वो कौन से अपवर्तनांक है? निरपेक्ष। और किसी एक माध्यम के साथ दूसरे की तुलना की गई है तो वो सापेक्ष। तो ये जो दिए जाते हैं ना, ये क्या दिए जाते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए जाते हैं। समझ में आया? एक चीज वहां और याद रखोगे जो हमारी रह गई, इधर देखो। इस माध्यम में लाइट की स्पीड v1, इस माध्यम में लाइट की स्पीड v2, तो इसके अंदर एक रिलेशन ये भी आता है। sin i बटे sin r बराबर n/1 बराबर आएगा n/2, और ये आता है n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2, और ये आता है λ1 बटे λ2। ठीक है, v की जो स्पीड होती है, यानी लाइट की जो स्पीड होती है, वो लाइट की स्पीड c = n λ होती है, याद रखना। यहीं से आया है रिलेशन ये। ठीक है, n मतलब आवर्ती और लैम्डा उसका तरंग दैर्घ्य। तो ये हमने वहीं से निकाला है। v1 के लिए λ1 आ जाएगा, v2 के लिए λ2। इस फॉर्मूले पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आने चाहिए। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है कौन? क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। यह आपको याद रखना है। क्रांतिक कोण पहले लिखेंगे हम। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। उसके बाद TIR पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण कौन सा कोण? सबसे पहले तो प्रकाश की किरण किधर से किधर जानी चाहिए? सघन से विरल की ओर जानी चाहिए। इसको डायग्राम को मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं, है ना। ये माध्यम कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ये माध्यम कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और ये प्रकाश की किरण ऐसे आई। ये फिलहाल इसका कोई भी आपतन कोण है, तो ये क्या होगा? ये बाहर चली जाएगी। सघन से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से थोड़ी क्या हटेगी? दूर हटेगी। अरे भाई, सघन से कहां जा रही है? विरल में, अभिलंब से। अगर देखो आप इस कोण को धीरे धीरे बढ़ाते रहो, धीरे धीरे इस कोण को बढ़ाते रहो। ये मान लो अभी 60 डिग्री पर डाली आपने, नॉर्मल से 70 पर डाली, और बढ़ाइए। बढ़ाने से ये लाइन इधर झुकेगी, ये जब इधर बढ़ेगी तो ये इधर जाएगी। एक एंगल ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी इस पर। याद है क्या ये? इस कंडीशन में आर का मान कितना होगा? 90 डिग्री। और उस स्पेशल 90 डिग्री कोण के लिए जो थीटा होगा उसी को कहेंगे क्रांतिक कोण, है ना। तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन, क्रांतिक कोण होने के लिए आर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उस जगह पर जो कोण होता है उसको कहते हैं थीटा सी। थीटा सी को कहेंगे क्रांतिक कोण। डेफिनेशन क्या आ जाएगी? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। अब आप ध्यान से समझिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण पर आकर के टकराती है और वो सघन से किधर जा रही है? विरल माध्यम में, तो वो उस तल में चलने लगेगी। कुछ समझ में आ रहा है? और यह एंगल रहेगा आर बराबर 90 डिग्री। एक सिचुएशन और बनेगी जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपतन कोण है ना आई, ये बहुत ज्यादा है किससे? थीटा सी से। यदि आपतन कोण का मान थीटा सी से ज्यादा कर दिया जाए तो ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने दोनों चीजें एक ही जगह बता दी आपको।
अब इसी के अंदर हो गया क्रांतिक कोण और इसी के अंदर हो गया ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यहां से एक फॉर्मूला डराइव होगा वो आपको याद रखना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलकर आ रही है, जिस दूसरे की तरफ जाने का प्रयास कर रही है, इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर माध्यम कौन से हैं? नीचे वाला ये माध्यम 1 नंबर लूंगा मैं हमेशा, इसको क्या लूंगा? 2 नंबर। 2 नंबर का अपवर्तनांक N2, 1 नंबर का अपवर्तनांक N1। ठीक है, इस कंडीशन के लिए नहीं, मेरे को इस कंडीशन के लिए लिखने हैं। ये N1 और ये कौन है? N2। R का मान 90, थीटा I का मान थीटा C। इसके लिए समीकरण लिख करके दिखाओ स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा साइन I की जगह तो I है ही नहीं, थीटा C, तो साइन थीटा C बराबर साइन 90, इसको बराबर लिखोगे N21। ठीक है, तो यहां लिखोगे N21, ये ध्यान रखना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हमेशा याद रखेंगे TIR कि N21 बराबर होता है साइन थीटा C। अब ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, कई बुकों में 1/sin थीटा C लिखा हुआ मिलेगा, तो फिर वो N21 नहीं है, वो कौन है? N12 है। ध्यान रखना, ये चीज क्लियर है क्या? अगर आप इसी फॉर्मूले को किसके रूप में लिखना चाहते हो, N12 के रूप में, तो आप इसको लिखोगे 1/sin थीटा C। क्लियर है? ध्यान रखना इसका। आ गई बात समझ में? ये अपने को याद रखना। ये हो गया कौन सा परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं, छोटी छोटी घटनाएं आपको दे रखी हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटना है मरीचिका। ठीक है, ये अब ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का एक हमने डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी, ये पेड़ बनाया था। इस पेड़ की यहां नीचे क्या बन जाएगी? एक नीचे क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी। याद है क्या? इससे प्रकाश की किरण ऊपर से चलेगी, कहां चलेगी? यहां से। होता क्या है, ये गर्मी के दिनों में ये रेगिस्तान के अंदर ये जो मिट्टी है ये बहुत क्या हो जाती है? गर्म। तो किधर का माध्यम का अपवर्तनांक घट जाता है? नीचे का, पृथ्वी के समीप। ऊपर का बढ़ जाता है। होगा क्या? तो ये प्रकाश की जो ऊपर को कोई बड़े पेड़ से ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है नीचे की तरफ, तो ये जब नीचे की तरफ आ रही है तो ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? ये कौन है? विरल। और ये थोड़ा और ऊपर की तरफ सघन है ना, बढ़ता है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये लाइन नहीं है कि ये लाइन है बस, इस लाइन के ऊपर सघन और इस लाइन के नीचे विरल, ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे जैसे जैसे आते जाओगे कम होता जा रहा है, इस तरह से लाइन। अब यहां पर कहीं कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? ये ऑब्जर्वर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन खड़ा हुआ है? ये ऑब्जर्वर। यहां पर कहीं कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये लाइट जैसे जैसे ऐसे आएगी, ऐसे आकर के फिर क्या ले जाती है? टर्न, ऐसे घूम कर। तो ऐसा करने से इस लाइन को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाकर इसमें नीचे क्या बनाई देती है? एक इमेज दिखाई देती है। ठीक है, और आदमी को रेगिस्तान में इस जगह पर पानी उत्पन्न होने या पानी उपस्थित होने का भ्रम पैदा होता है, क्योंकि एक पेड़ के अगर नीचे छाया दिख रही है आपको, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पेड़ किसी झील के किनारे होगा, तभी अपने को नीचे उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका कौन? मिराज। मिराज या मरीचिका। आगे देखो, इसके बाद में आता है कौन? इसके बाद में आता है ये अपने को देखो प्रिज्म आता है। प्रिज्म भी थोड़ा सा याद रखना है। प्रिज्म के अंदर देखो इस तरह का डायग्राम मैंने बनाया होगा, है ना। प्रिज्म में जैसे एक लाइट यहां आकर के ऐसे टकराएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगी। यहां पर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, बनाया था क्या डायग्राम? और यहां से एक इसके हेड से निकाली, एक इसके हमने टेल से निकाली। ये लाइट यहां टकराएगी ऐसे। अब जो टेल से निकली वो लाइट नीचे की तरफ है क्या ऊपर की तरफ? बताओ। ये देखो ध्यान से देखो, ये हेड से निकलने वाली लाइट है। किधर से निकली है? ये हेड से लाइट निकल कर यहां टकराई, फिर ये हेड से निकल करके ये टकरा रही है, यहां आ गई। तो हेड किधर आ गया?
हेड किधर आ गया, नीचे, तो ये हेड नीचे की ओर हो गया। और जो टेल से जो लाइट आई थी ये दिख रही है, ये वाली लाइट यहां पहुंचेगी यहां, तो ये नीचे की ओर, मतलब इसमें होता क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बन जाता प्रिज्म से। लेकिन ये किस घटना पर आधारित है, ये क्या हुआ, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बाहर नहीं निकल रही। ये सब कुछ डायग्राम हमने बनाया, एक इस तरह का डायग्राम हमने बनाया होगा, ये प्रिज्म पर आधारित सारी घटनाएं है ना। इसके अंदर यहां पर एक लाइट ऐसे आ रही होगी, फिर आपने ये लाइट ऐसे बैंड करवाई होगी ऐसे, ठीक है, और एक लाइट यहां आ रही होगी ऐसे। समझ में आया क्या कुछ? ये लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद में ये यहां जाएगी, फिर ये थोड़ी सी किधर से जाएगी, नीचे से जाएगी, ध्यान रखें। हाँ, बस थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इसको बना, ठीक है क्या ये। और यहां से एक लाइट आएगी ऐसे, ये जाएगी ऐसे, ये थोड़ी यहां इसके लगभग पैरेलल यहां आ जाए। अरे कुछ समझ में आया? अब एक बार ध्यान से देखो, ये A है, ये B है, तो जो हेड से निकलने वाली लाइट है, देखो ध्यान से, ये कहाँ आ गई, नीचे, तो हेड किधर बन गया, नीचे। इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, ये A', ये B', ध्यान रखना। ये भी प्रिज्म, ये सब, ये क्या हो रहा है यहां पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR की घटना हो रही है। समझ में आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी पे बेस्ड एक और होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं। अब भाई इसमें ऐसे ही थोड़ा फास्ट ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा कैसे होगा। ऑप्टिकल फाइबर में दो हिस्से होते हैं, ये जो बाहर की तरफ होता है यहां, इसको कहते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग यानी अधिपट्टन, है ना, हिंदी में लिख देते अधिपट्टन, ये ध्यान रखें। और ये कौन होता है, रॉड, ये सॉलिड पार्ट, एक फाइबर टाइप, आपको देखे होंगे आपने, है ना। इस तरह का एक वो खिलौना टाइप भी आता है, एक लैंप टाइप आता है, इसमें बारीक बारीक ऐसे फाइबर लगे रहते हैं। इसमें नीचे एक टॉर्च होती है, जब स्विच ऑन करेंगे ना, यहां से स्विच ऑन करते ही इनमें से लाइट जाती हुई दिखाई देती है, फूल एक आता है ये। हाँ, वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये। इनकी लास्ट वाली टिप थोड़ी सी और भी ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये लाइट ऐसे घूमी घूमी, कैसे, ये फाइबर में चल रही है इसलिए घूमी, है ना। ये काम क्या आएगा, दृश्य एवं श्रव्य, ऑडियो एवं वीडियो सिग्नल्स को बहुत हाई स्पीड पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट केबल में ऑप्टिकल फाइबर ही उपयोग में लिया जाता है। अंदर क्रोड, बाहर का मटेरियल कहलाता है अधिपट्टन, दोनों अलग अलग मटेरियल होते हैं। और अंदर वाले पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा वो ज्यादा होगा और बाहर वाले पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा। तो कोई पूछे कि क्रोड का अपवर्तनांक, मैं लिख देता हूं, देखो ये N1 ही लिखा था, N2 उल्टा हो जाए तो देख लेना तुम, मैंने N1 N2 जहां भी लिख दिए इतना अच्छा, ये तो दोनों सेम ही कर दिए। ये क्या कर देते N2, ये क्या कर देते N1, ये ध्यान रखना, N2 ग्रेटर देन N1 होता है। क्रोड का अपवर्तनांक अधिपट्टन से कम होता है, ठीक है, तभी तो सघन से विरल बनेगा। ये क्रोड का ज्यादा होता है, अधिपट्टन का कम होता है, ऐसा लिखवाया, ऐसा ही बताया मैंने, है ना। क्रोड का ज्यादा होता है, अधिपट्टन का कम होता है। अब प्रकाश की किरण देखो एक बार एंटर करेगी, ये देखो आवाज से जा रही है प्रकाश की किरण, एयर से किस में एंटर कर रही है, ऑप्टिकल फाइबर में, यहां ऐसे 90 डिग्री पे टकराएगी, एयर से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये थोड़ी अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसे थोड़ी सी किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़कर यहां टकराएगी, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यहां पर। समझ में आया कुछ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद यहां टकराएगी, फिर इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये यहां टकराएगी, फिर इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक, और ये बाहर निकल जाएगी सघन से विरल माध्यम में से थोड़ा दूर। नहीं आई बात समझ में? ये क्या हो रहा है हर बिंदु पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये ऑप्टिकल फाइबर हो गई जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं। और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी इसी पर डिपेंड करता है। हीरे का चमकना लिखवाया था क्या मैंने, हीरे का चमकना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, उसके अंदर जो लाइट एंटर करेगी ना, उसका बार बार क्या होता रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे वो चमकता हुआ दिखाई देता है। कितने हो गए, ये सारे 4 ही थे क्या? एक और कौन सा है, वो उसमें है अपवर्तन,
ठीक है, कुछ अपवर्तन की घटनाएं वो भी देखेंगे। ठीक है, अपवर्तन से रिलेटेड कुछ घटनाएं बता रखी हैं, अपवर्तन से संबंधित घटनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। तारों का टिमटिमाना, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा पॉइंट दे रखा होगा पेंसिल का या छड़ का डूब जो मुड़ी हुई दिखाई देना। ये डायग्राम थोड़े से याद रखने वाले हैं अगर जरूरत पड़े तो। ये ऐसा होता है, फिर यहाँ से जो आज तक पानी भरा हुआ है, यहाँ से इसका एक नई इमेज, ये बिल्कुल ऊपर की ओर एक नई इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे आप। ये पेंसिल का मुड़ा हुआ या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसमें पूरे में जल भरा हुआ है। पेंदे का उठा हुआ दिखाई देना, उसमें भी एक डायग्राम को आप हमेशा याद रखेंगे, ये वाला। पेंदे के अंदर जैसे कुछ भी ये कोई पेंदे से निकलने वाली है, यहाँ तक जल भरा हुआ है, ये पेंदे से दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी ऐसे, ये पेंदे से दो प्रकाश की किरणें निकल रही है, यहाँ पर आने के बाद ये टकराएंगी और ये नॉर्मल सघन से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल। अभिलंब से थोड़ी क्या मुड़ जाती हैं, दूर। ये भी सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से थोड़ी दूर मुड़ जाती, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे इसको ऐसे, तो यहाँ एक इमेज बनेगी। कौन सी इमेज? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये नीचे से शिफ्ट होकर ऊपर आ गया था, दिखाया जाता। ठीक है, सूर्य वो भी है एक रीजन। समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको क्या करने हैं, याद करने। अपवर्तन से रिलेटेड एक और है, देखो, कांच की पट्टिका के अंदर अपवर्तन। कांच की पट्टिका के अंदर अपवर्तन, ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, और ये यहां पर टकराएगी, और टकराने के बाद में ये तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन है। अगर ये कांच की पट्टिका नहीं होती तो ये ऐसे जाती, ठीक है, लेकिन इस सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण ये किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ। सॉरी, विरल से किधर जा रही है रे, सघन माध्यम। कांच की पट्टिका सघन हो गई, विरल कौन हो गई, एयर। अब ये जब ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ेगी, फिर यहां पर एक और बनेगा, और फिर ये वापस अभिलंब से, तो इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल अपनी इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, और इसको कहते हैं पार्श्व विस्थापन, लैटरल शिफ्ट, पार्श्व विस्थापन। समझ में आया? इसको लैटरल शिफ्ट कहते हैं, याद रखना। कई तरह से बनता है, ये ग्लास की स्लैब है, ग्लास की स्लैब, ग्लास की पट्टी का, कांच की पट्टी का, ध्यान रखना इसको। ये भी इसी का एक तरह से एप्लीकेशन है। समझ में आ गया कुछ? अब आपको क्या करना है, ये कौन कौन हो गया है, देखो, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन और परावर्तन के बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त आपको याद रखनी है, एक तो थीटा का मान जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, थीटा सी से, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और प्रकाश की किरण सघन से, आई का मान है ना, आई का मान ग्रेटर देन थीटा सी, और सघन से किधर जानी चाहिए, विरल की ओर गति होनी चाहिए, तभी तो ये कुछ होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब आ जाओ आप इसके आगे, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, अब देखो मिरर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कर लोगे, ठीक है। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन आता है आपको, कौन से पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब यह आपको थोड़ा याद रखना है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन में क्या करोगे, इधर से देखो हम कहीं ऑब्जेक्ट मानते थे, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस पृष्ठ के इधर का माध्यम N1 और इधर का माध्यम N2, थोड़ा याद रखेंगे इसको। यहां से एक लाइट निकालते थे हम, यहां पर ऐसे चलती है, और ये यहां पर मैं बना देता हूं कि ये यहां पर कौन है, ये लाइट यहां से टकरा करके, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइट ऐसे बढ़ गई, ये क्या बन जाती थी, इमेज। समझ में आया क्या मैंने क्या बनाया है, क्लियर हो गई बात। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम, गोलीय पृष्ठ द्वारा क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर इस बिंदु का नाम दूंगा मैं M, इस बिंदु का नाम दूंगा मैं P, और यहां से एक प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, ये एक प्रकाश की किरण यहां आ रही है, तो जहां ये दोनों मिलेंगी ना, यहां इमेज बनेगी, नहीं बनेगी इमेज। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, U, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, V, और इसको क्या लिखते हैं, PC को
यहां फोकस होगा बीच में, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। ये कौन है? आर। ठीक है, ये लाइन ऐसे जाएगी ना, अभिलंब, तो अभिलंब से क्या मुड़ी है? दूर मुड़ी, नहीं सघन में जा रही है। ये माध्यम मान लो कौन सा है? विरल। ये माध्यम कौन सा है? सघन। तो ये किसकी तरफ मुड़ी? अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे? इस एंगल को क्या लोगे? अल्फा। इस एंगल को क्या लोगे? बीटा। इस एंगल को क्या लोगे? गामा। ठीक है, ये एंगल क्या है? आई। ये एंगल कौन है? आर। ये लाइन ऐसे मिलेगी पूरी। समझ में आ रहा है? अब अपने क्या करना है, इसको आपको पता ही होगा कि ये बिंदु पी और एम एक दूसरे के बहुत नजदीक है। बिंदु पी और एम एक दूसरे के नजदीक है, तो पीएम एक सीधी रेखा है। पीएम एक सीधी रेखा है, ध्यान रखना। कौन सी रेखा है? सीधी रेखा मानेंगे। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, पी और एम एक दूसरे के बहुत पास में होंगे। अब मैं लिखूंगा टेन एल्फा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो एमपी बटे ओपी। ये लिखूंगा मैं एमपी बटे ओपी। इसी तरह मैं लिखूंगा टेन बीटा, टेन बीटा मैं लिखूंगा एमपी बटे पीसी। ऐसे ही मैं लिखूंगा टेन गामा, एमपी बटे पीआई। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एंगल बहुत कम है, तो यही किसके बराबर है? अल्फा के। यही किसके बराबर है? बीटा के। यही किसके बराबर है? गामा, क्योंकि एंगल्स की वैल्यू बहुत कम है। अभी अपने पास में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जाने के बाद में बहिष्कोण की प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, बहिष्कोण की प्रमेय लगाओगे आप। सबसे पहले तो देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर आई, ये ध्यान रखना। तो आई बराबर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का मान रख दोगे इसमें। अल्फा और बीटा का मान रखोगे एमपी अपॉन ओपी, और बीटा का मान रखोगे एमपी अपॉन पीसी। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई बात? ये आई की वैल्यू आ जाती है। आई के बाद में अपने पास में आ जाता है, ये निकालेंगे बीटा। बीटा बराबर देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है, इसका बहिष्कोण की प्रमेय लगानी है इसमें। बहिष्कोण की प्रमेय ये बहिष्कोण, ये दो कोण जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये बीटा बराबर आ जाएगा गामा आर प्लस गामा। अब ध्यान रखना आर और गामा में, अब यहां से आर निकालोगे तो आर बराबर आ जाएगा बीटा माइनस गामा। बीटा की जगह पुट करोगे एमपी अपॉन पीसी, और माइनस का गामा, गामा बराबर एमसी अपॉन एमपी अपॉन पीआई। पीआई होगा ना, पीआई। समझ में आया? अब आप इसमें एक बार वो नियम लगाओगे, कौन सा वाला? स्नेल का नियम लगेगा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन हो रहा है, स्नेल का नियम लगेगा। तो अपवर्तन देखो, पहले माध्यम का अपवर्तनांक एनोड, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस माध्यम में से प्रकाश की किरण चलेगी, फिर जिसमें दूसरे में जाएगी उसको लेंगे 2 नंबर, जिसमें आ रही है उसको 1 नंबर। डिवाइड करोगे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर का मान हो जाएगा N2 बटे N1। अब इसमें आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे, आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आई साइन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब एक बार इसमें आप वैल्यू पुट करो, तो मैं लिख रहा हूं N2 बटे N1 बराबर साइन आई की वैल्यू पुट करो भाई, एमपी अपॉन ओपी प्लस एमपी अपॉन पीसी, और नीचे पुट करोगे साइन आर, आर मतलब एमपी अपॉन पीसी, और माइनस का एमपी अपॉन पीआई। ठीक है, क्लियर है? अब ये मान करके चलेंगे कि साइन की वैल्यू बहुत कम है, तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे इसको फटाफट। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, हो क्या रहा है? अब फटाफट इसको करना है। देखो, मल्टीप्लाई करो, ये कंसीडर करते हुए कि ये वैल्यू साइन एंगल बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या कर देंगे? हटा देंगे, और इनकी जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे। ये समझ लेना, ये काटा नहीं है मैंने, काट दिया, ऐसे कटते नहीं है, ध्यान रखना। ये वैल्यूज अल्प है इसलिए। अब आप मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो, N2 को मल्टीप्लाई करोगे एमपी अपॉन पीसी माइनस एमपी अपॉन पीआई, और ये N1 बराबर आ जाएगा, N1 इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आ जाएगा एमपी अपॉन ओपी। ओपी कौन है भाई? अच्छा, ओपी, ठीक है, एमपी अपॉन ओपी प्लस एमपी अपॉन पीसी। एमपी से एमपी कैंसिल आउट हो रहा है बोथ साइड, तो वैल्यू आ जाएगी N2 अपॉन 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई, और ये वैल्यू आ जाएगी N1 बराबर 1 अपॉन ओपी और प्लस का 1 अपॉन पीसी। अब ये सब चीजें आप विद साइन रखेंगे, विद साइन। अब आप मेरे को बताओ पीसी क्या होता है?
इधर से देखो ध्यान से, पीसी होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसी रखोगे, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। यहां से जब आप जा रहे हो ना, तो आप करंट नहीं, लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो। इधर से इधर जाओगे सी की ओर, किसकी ओर? सी की ओर। तो आप किसकी डायरेक्शन में जा रहे हो? इस लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो प्लस आएगा। तो पीसी की वैल्यू क्या रखोगे? पॉजिटिव। और दूसरी एक वैल्यू और है, कौन सी वाली? पीसी चाहिए ओपी चाहिए? ओपी बताओ। माइनस का यू। पीआई बताओ। प्लस का भी। अब ये वैल्यूज एक बार पुट कर देंगे फटाफट, उसके बाद में ये सिर्फ आंसर आ जाएगा, बचेगा कुछ नहीं इसमें। ये समझ में आया कैसे कैसे पुट कर रहे हैं वैल्यूज? अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं होता। पीसी बराबर मैंने अभी बताया प्लस का आर, ओपी मैंने बताया माइनस का यू, पीसी हो गया, पीआई मैंने बताया प्लस का भी। क्लियर है? अब ये वैल्यूज पुट करो, N2 वन अपॉन आर, माइनस और माइनस, प्लस 1 पी आई की जगह, अच्छा माइनस, ठीक है ठीक है, ये माइनस नहीं है रे, ये ऑलरेडी क्या है, ये माइनस है मतलब, तो ये लिखोगे आप 1/v, ठीक है क्या? और आगे लिखोगे N1 1 माइनस का u और 1/r, ठीक है? फाइनल फॉर्मूला क्या आता है वो निकालना है। मल्टीप्लाई करो, N2/r माइनस N2/v बराबर N1 माइनस का N1/u और प्लस का N1/r, ठीक है? इधर ले आओ N2 इस तरफ, और ये r वाली टर्म एक जगह कर दो, करो भाई, r वाली टर्म एक जगह कर दो, और जो दूसरी वाली टर्म है वो एक जगह कर दो। तो ये N2/r, और ये ले आओ इधर माइनस का N1/r, और ये इधर ले जाओ N2/v, ठीक है ना? और माइनस का N1/u, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कॉमन ले लो 1/r, और ये आ जाएगा N2 माइनस N1 1/r, और यहां लिख दोगे माइनस का N1/u बराबर प्लस का N2/v, है ना? माइनस वाला इस साइड लिखते थे हम पहले, याद रखो, ठीक है? तो एक ही बात है, ये आपका बेसिक फाइनल फॉर्मूला आ जाता है एकल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, ठीक है? एकल पृष्ठ यानी एक ही पृष्ठ था गोलीय वाला, ठीक है? ये फॉर्मूला काम में आता है कई बार, ठीक है? अब एक इससे प्रश्न कैसे बनेगा? इससे प्रश्न बनेगा कि एक गोलीय पृष्ठ है किसी वस्तु का, उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है? गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर है? गोलीय पृष्ठ के दोनों ओरों का अपवर्तनांक दे रखा है आपको, N1 की वैल्यू दे देगी जो भी है 3/4 या 4/3, 4/3, इधर कुछ और दे देगा, n बराबर 8/5, इस तरह का कुछ भी वैल्यू दे देंगे आपको दो। और अब ये कहेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी v चाहिए इसको। आपको N2 गिवन है, आपको N1 गिवन है, आपको r गिवन है, आपको u गिवन है, आपको v निकालना है। अब ना तो इसमें मिरर इक्वेशन काम में आ रहा है, ना ही इसमें लेंस सूत्र वो तो आगे आएगा वो काम में आ रहा है, क्योंकि अभी ये लेंस बना ही नहीं, पृष्ठ एक ही है। लेंस कब बनेगा? जब डबल पृष्ठ हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है? अब ये डबल पृष्ठ बन जाएंगे, तो अब आपको वो लेंस मेकर सूत्र वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी आता है, कई बार करवा दिया गया है ना? अब कितने पृष्ठों से अपवर्तन? 2 पृष्ठों द्वारा अपवर्तन लिखवाया था क्या? ये 2 पृष्ठों द्वारा अपवर्तन इस तरह से करोगे, ये कोई लेंस बनेगा, ठीक है? लेंस मैंने बता दिया है, लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। ये पारदर्शी माध्यम है, इसमें से लाइट एक साइड से एंटर कर दूसरी साइड लाइट चली जाएगी, समझ में आ रहा है? और इसमें पृष्ठ कितने होते हैं? 2, वो लेंस होता है। और लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन हमने देख रखी है वो कैसे बनती, ठीक है? अपने पास अपने लिए जो इंपॉर्टेंट ये है। अब ये कैसे करोगे ये आपको पता ही है। यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से यहां ऐसे लाइट जाएगी, ठीक है? और अगर एक पृष्ठ होता तो यहां कहीं देखो, यहां पर कहीं क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है?
लेकिन डबल पृष्ठ है तो पहले एक एक को करके क्या करोगे, डिवाइड करोगे। एकल पृष्ठ होता तो ये पहले लाइट कहाँ जाती है, पहले ये एकल पृष्ठ होता तो ये इमेज या ऑब्जेक्ट होता, यहां पर लाइट आती है और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से डिवाइड कर करके आप लाइट को ले जाते यहां पर। क्या बोलते थे इसको, इसको बोलते थे आई डैश या I1, ठीक है। फिर हम इसको देखो, अब दूसरे लेंस से लिखोगे, दूसरे सतह से लिखोगे तो ये लाइट यहां से जाएगी और यहां से चलने के बाद आप इसको यहां ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना, ये ऐसे जाती, लेकिन यहां ना जाकर ये यहां गई। आई कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। ये सीधी जाती, कौन सा पृष्ठ नहीं होता तो, दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो, नहीं होता तो पहुंच ही गई थी ना सिंगल पृष्ठ से तो यहाँ, लेकिन अब ये दूसरा पृष्ठ है तो ये थोड़ी सी और कन्वर्ज होकर यहां आ जाएगी, ठीक है। ये फाइनल इमेज यहां बनेगी, ठीक है, क्लियर है, फाइनल इमेज यहां बनेगी। अब आप इनमें वापस से वही इक्वेशन लगाओगे, मिरर इक्वेशन लगा करके, और आप एक फाइनल फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये डेरिवेशन आपको 2-3 बार करवा दिया, एक तो आपको उसमें करवा दिया रिवीजन वार्षिक में आया था, ये वहां करवा रखा है, और ये आपको बार बार करवा दिया, आता भी है आपको, बस ये लगाना इसी में, वही समीकरण है ये वाली, यही समीकरण लगेंगी, ठीक है। P1 P2 ले लेना, P1 P2 ये कौन है P1, ये कौन है P2, और इसको डिवाइड कर देना, माइनस यू की जगह क्या लिखोगे OP1। शुरुआत में एक समीकरण लगाओगे, दूसरी समीकरण बनेगी, दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। मैं इसको स्किप करते हुए लास्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, रिजल्ट बताओ अब आप मेरे को। 1/f बराबर क्या आता था, N2/N1 -1, 1/R1 -1/R2। ये फाइनल फॉर्मूला आता है जो लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। ये आपको याद भी होगा, हमने पहले इसका डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। अब आ जाता है लेंसों का संयोजन। किसका संयोजन, लेंसों का संयोजन। अरे किसका संयोजन, लेंसों के संयोजन में क्या करते हैं हम यहां करेंगे 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। अगर बहुत सारे लेंसों को जोड़ रखा है तो फाइनल कितनी आएगी, फोकस दूरी, वो इससे निकलेगी। और एक चीज याद रखना, f नेगेटिव होती है किसकी, अवतल लेंस की। 2 प्रकार के लेंस होते हैं ना भाई, और f पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस। समझ में आया, क्लियर है। ये लेंसों का संयोजन एक टॉपिक करा रखा है, पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों के संयोजन में 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, और इनकी पावर कैसे जुड़ेगी, P बराबर P1 + P2 + P3, ये पावर होती है। अब आप कहोगे सर पावर तो बताई ही नहीं आपने क्या होती है ना, तो एक बार आप फटाफट किसको देख लेंगे, पावर को। लेंस की पावर देखिए फटाफट, लेंस को आने वाली किरण को मोड़ने की क्षमता, वो जितने डिग्री एंगल से मोड़ेगी उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी। कैसे डिफाइन करते हैं, यहां से एक पैरेलल रे लेकर के आते हैं और ये मान लो कि ऐसे चली जाती है। अब ये तो आपको पता ही है कि पैरेलल रे जो है ये कितनी हाइट मानते हैं, h, यहां से कितने डिस्टेंस पे जाएगी, f पे पैरेलल आती है तो किधर से जाएगी, f से जाएगी, ठीक है। और ये लाइट सीधी जाती है, अगर कोण नहीं होता लेंस तो ये कितने डिग्री कोण से मोड़ दिया, डेल्टा से। तो यहां ये अगर डेल्टा है तो ये एंगल कितना है, डेल्टा। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। tan डेल्टा निकालते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार h/f, और जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, और जितना ज्यादा डेल्टा होगा यानी tan डेल्टा ही किसके बराबर है, पावर के बराबर, याद रखना, है ना। डेल्टा ही यहां, tan डेल्टा ही यहां पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। क्षमता क्या होती है, एंगल जितने ज्यादा कोण से मोड़ेगा उतनी ज्यादा क्षमता, तो जितनी ज्यादा क्षमता उतना ज्यादा कोण, उतना ज्यादा कोण जितना ज्यादा tan डेल्टा। तो tan डेल्टा ही किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। तो यहां इसको रिप्लेस कर देते हैं, h/f बराबर क्या आ जाता है, पावर। यदि h का मान 1 हो तो तब निकलती है ये फॉर्मूला। तो h का ये मत समझ लेना कि p का मान, p वाले फॉर्मूले में h/f आएगा। यहां h का मान क्या लेने पर, 1 मीटर लेने पर, तो ये h का मान 1 मीटर लेने पर p बराबर आ जाता है 1/n, और यही किसी लेंस की क्या होती है, पावर। ऐसा ही मात्रक आपको पता है डायोप्टर, क्या लिखते हैं, डायोप्टर, ये याद रखना आपने। समझ में आएगी बात,
ये पावर हो गई। और चश्मे का जो नंबर होता है वही पावर होता है। चश्मे का नंबर जो होता है वही पावर होती है। कोई कहे कि 2.25 का चश्मा लगा हुआ है प्लस का, आप समझ जाएंगे कि ये 2.25 जो है ये डायोप्टर है और प्लस की पावर है, इसका मतलब लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। समझ में आया? आप ध्यान से देखो कौन से वाले लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। और फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होती है? उत्तल की। तो उत्तल की पावर पॉजिटिव, अवतल की पावर नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। और लेंसों के संयोजन की बात चल रही थी। लेंसों के संयोजन में मान लो 2 लेंस जोड़ दिया आपने, एक आपने +4 डायोप्टर का लेंस आपने -3 डायोप्टर के साथ में जोड़ दिया, तो फाइनल जो पावर आएगी वो आएगी +4 -3 +1। बताओ ये कैसा चश्मा बना? उत्तल टाइप चश्मा बना। ये समझ में आया? ये जो फाइनल लेंस बनेगा, ये लेंस था उत्तल टाइप, ये लेंस था अवतल टाइप। दोनों को जोड़ने से पावर कम हो गई, ठीक है, और लेकिन वो कैसा रहा? उत्तल। ये आपको नेचर आपको समझ में आना चाहिए। आवर्धन भी समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? आवर्धन। अगर देखो एक लेंस का आवर्धन m1 है तो m बराबर आ जाएगा m1 गुणा m2 गुणा m3। बहुत सारे लेंसों को जोड़ने से आवर्धन क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, m1 को किससे गुणा करेंगे? m2 से, और m2 को किससे गुणा करेंगे? m3 से। ये आवर्धन की वैल्यू आ जाती है। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? और इस तरह से ये आवर्धन होगा। ये हो गया आपका लेंसों का संयोजन। क्लियर है? लेंसों के संयोजन के बाद में लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब वो आपको आते हैं। अब उत्तल और अवतल से प्रतिबिंब का निर्माण जो है ये 10th क्लास का टॉपिक है, नहीं करवाएगा आप। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक चीज आपको याद रखनी है, प्रिज्म वाली चीजें आती हैं वो आपको याद रखना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वो आपको याद रखना है। प्रिज्म के अंदर से जब प्रकाश गुजरता है तो वो अपने रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये थोड़ा सा याद रखना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात कर रहे हैं। इधर से आएगा ऐसे, ये कौन सा प्रकाश आ रहा है? श्वेत प्रकाश, यानी इसमें एक ही रंग है कि सारे रंग है? सारे रंग है। अब ये सबसे पहले देखो सबसे कम विचलन कौन होगा? सबसे कम विचलन कौन होगा? सबसे कम विचलन होगा रेड का। ठीक है, और ये सारे कलर यहां डिवाइड होते रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ये बस ये यहां से एक बिंदु से डिवाइड कर देंगे सारे। ठीक है, VIBGYOR बेबी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ध्यान रखना, ये समझ में आ रहा है क्या? ये वर्ण विक्षेपण हो गया, है ना। प्रिज्म वाला आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रिज्म क्या काम करता है। प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कौन निकलता है? प्रिज्म का ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। प्रिज्म का ये इधर से लाइट आएगी। सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि ये लाइन क्या है? नॉर्मल। इस वाली सतह पर नॉर्मल। ये लाइट ऐसे गुजर जाएगी, मान लो ये इधर क्यों मुड़ी? क्योंकि सघन विरल से सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ी। ये कौन है? अभिलंब। और ये ऐसे चलेगी ऐसे। अब यहां पर ये जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु पर एक नॉर्मल होगा, और ये जो नॉर्मल होगा, अब बताओ ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? सघन से विरल, तो यह विलंब से दूर हटेगी। दूर हटेगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है, इस कोण को कहते हैं ई, इमर्जेंट एंगल। समझ में आ रहा है क्या? एक सुविधा का यूज में लेते हुए डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है ना। बोर्ड पे ये और थोड़ा जूम कर सकते। समझ में आ गई क्या बात? अब क्या करेंगे? अब हमको क्या करना है, ये अपने को पता लग गया। मेरे को बताओ ये कौन, बताओ ये कौन, बताओ फटाफट।
आई, ठीक है। ये कोण क्या होता था, R1, ये कोण क्या लेते थे, R2, और ये निर्गत कोण जिसको इमर्जेंट एंगल कहते हैं, ये प्रिज्म का कोण ए, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये सिद्ध करेंगे कि ये वाली लाइट जो है ना, ये वाली लाइट ऐसे जाती है, अगर कोण नहीं होता तो, प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती, लेकिन ये प्रिज्म होने के कारण ये ऐसे गई, अब फाइनली तो मुड़ गई है। तो ये जितने कोण से मुड़ेगी ना, उसी को क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, डेल्टा। अब आप सारा नाम इसके अंदर दे करके, ये नॉर्मल है दोनों, इस बिंदु का क्या नाम दिया था हमने, देखो यहां लिखा होगा P Q R S N M, ये ध्यान में रखनी सारी लाइनें, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये अगर R1 है तो ये कितना है एंगल, ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये लाइन सीधी है बिल्कुल, दिख रही है ये लाइन बिल्कुल सीधी है, और ये लाइन बिल्कुल सीधी है। ये कौन बताओ एक बार, फिर इसको हटा दूंगा मैं लाइन को, आई। दो लाइनें ऐसे एक दूसरे को काटती है तो सीध से अभिमुख कोण, ये कौन आई है क्या, आई में से ये नीचे वाला घटा दो, कितना बचेगा, I माइनस R1। तो मैं इस लाइन को वापस से हटाकर मैं लिख रहा हूं, हम लिखेंगे ये कोण बच गया मेरे पास में I माइनस R1, ठीक है। अब एक बार ये कोण बता दो, देखो ये कोण कितना है, E, ये बता दो पूरा का पूरा, ये कोण बताओ E। अब E में से नीचे वाला घटा दो, ऊपर वाला क्या, तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो ये कोण आएगा मेरे पास में E माइनस R। कुछ समझ में आया। और अब इस त्रिभुज की बात करेंगे QMRQ, भाई इस कोण की क्या लगाएंगे, प्रमेय। भाई इस कोण की क्या लगाएंगे, प्रमेय। भाई इस कोण की प्रमेय लगाने से पहले आप R1 और R2 में क्या निकाल लो, रिलेशन। इस त्रिभुज के सारे चतुर्भुज की बात करेंगे, कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज AQNRA। इसके अंदर हम सबसे पहले बात है ना, घूम कर वहीं आ गए, इसके अंदर हम बात करेंगे इसके सारे कोणों का योग कितना होगा, 360। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 90 के तो ये हो गए दो, और एक ये A प्लस ये, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, 180 माइनस, तो कैसे करोगे, देखो अब 90 प्लस 90 प्लस का A और प्लस का N लिख रहा हूं एक बार शॉर्ट फॉर्म, ये सब किसके बराबर, 360। तो A प्लस N बराबर 180 माइनस कर दो 180। समझ में आई ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बाद में आप इसमें रिलेशन निकालो, देखो ये एंगल R1, ये एंगल R2, R1 प्लस R2 प्लस ये कैन 180। तो मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस N बराबर, इसका मतलब ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो R1 प्लस R2 प्लस N बराबर A प्लस N, N से N कैंसिल आउट। तो यहां आप देखो R1 प्लस R2 बराबर आ गया A। ये अपने को यहां प्रूव करना था, ये हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैं प्रिज्म के अंदर ही दो लाइनें लिख रहा हूं, बहिष्कोण की प्रमेय से। अंदर के दोनों कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। यहां लिखोगे डेल्टा बराबर I माइनस R1 और प्लस का E माइनस R2, और ये बराबर आएगा डेल्टा के। इस कोण का योग और इस कोण का योग इसके बराबर होगा, भाई इस कोण की प्रमेय होती है। जिनको नहीं समझ में आता है ना, वो ऐसे करो, देखो ये त्रिभुज है, इस लाइन को बता दो, इस कोण का मान इसके और इसके योग के बराबर होगा। नहीं आया समझ में, इसको हटाओ, अब ये रहने दो, दूसरा त्रिभुज बनाओ इसी के बराबर में। अब इसको मत बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इस कोण का मान इसके और इसके बराबर होगा, किसी भी जगह कर सकते हो आप, समझ में। इसको कहते हैं ये। अब डेल्टा बराबर आ गया। अब इसमें लिखोगे डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी भाई मेरे पास में, आई, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा की वैल्यू अपने को पता ही है। अब मैं यहां लिखूंगा डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस
R2 R1 प्लस R2 की जगह लिखेंगे I प्लस E माइनस A। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिस ग्राफ के अंदर इधर तो चलता है कौन, डेल्टा, इधर कौन चलता है, I। ठीक है, डेल्टा और I। ये ग्राफ सीधा ऐसे नहीं बनाना, ये यूट्यूब ध्यान रखना, ये ग्राफ ऐसा बनेगा थोड़ा, ठीक है। जहां पर डेल्टा का मान मिनिमम होगा ना, उस बिंदु पर I का मान E के बराबर होगा, है ना। जब I बराबर E होगा ना, जब तो R1 बराबर R2 बराबर R होगा, और R प्लस R बराबर होगा A, और R बराबर होगा A/2। ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस हम आगे इनपुट करेंगे। और प्रिज्म के अंदर सूत्र लगाएंगे अब हम। प्रिज्म का मतलब देखो, ये 2 नंबर माध्यम, ये 1 नंबर माध्यम, बाहर का अपवर्तनांक N1, अंदर का अपवर्तनांक N2। ठीक है, अब मैं लिखूंगा N2/N1 बराबर N21। ठीक है, और N21 बराबर मैं लिखूंगा साइन I बटे साइन R। अब आप यहां से I की वैल्यू निकालोगे। I की वैल्यू कैसे आएगी, देखो डेल्टा M बराबर लिखा हुआ है I प्लस I। ठीक है, और यहां आप लिखोगे A, नहीं लिखोगे, I बराबर E हो गया अब डेल्टा मिनिमम में, तो ये I प्लस I कितना हो गया, 2I, और ये माइनस का इधर आएगा, तो ये प्लस का ये कर दूंगा इसको यहां से हटाकर, और यहां से I की वैल्यू आ जाएगी A प्लस डेल्टा M/2। ये पुट करोगे, R मैंने ये निकाल रखा है, दोनों वैल्यू जिसमें पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद में ये डेरिवेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये वैल्यू आ जाएगी N21 बराबर साइन, फटाफट पुट करो रे इसको, डेल्टा M प्लस A/2, और नीचे करोगे साइन A/2। ठीक है, ये वैल्यूज बहुत कम होती हैं, इसलिए क्या कर दोगे, इनको हटा देंगे, ये आ जाएगा N21 इंटू A/2, और बराबर आ जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब मेरे पास में क्या बच गया, डेल्टा M बराबर बच गया N21 माइनस का A। ठीक है, दो डेल्टा M बराबर आ जाएगा, A कॉमन ले लो, A कॉमन लेने के बाद में N21 माइनस 1। यही मिनिमम विचलन कोण का सूत्र, समझ में आ रहा है कुछ। ये आपका हो गया कौन, प्रिज्म। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।